सोचिए, एक ऐसा देश जहां चुनाव एक बहुत बड़ा और एकीकृत कार्यक्रम हो। लगातार चुनावों के चक्र के बजाय नागरिक एक ही बार में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं दोनों के लिए अपना वोट डालते हैं। यही एक राष्ट्र एक चुनाव का मूल है, एक ऐसी अवधारणा जो भारत में जोर पकड़ रही है। विचार सरल है, लोकसभा, भारत की संसद और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करना। इसका मतलब है एक तय तारीख पर पूरे देश में सरकार के सभी स्तरों के लिए एक ही चुनाव कराना। समर्थकों का तर्क है कि इस तरीके से कई फायदे हैं, चुनाव से जुड़े खर्चों को कम करने से लेकर शासन में सुधार तक। हालांकि आलोचक संभावित कमियों के बारे में चिंता जताते हैं, जिसमें व्यवस्थागत चुनौतियों और राष्ट्रीय मुद्दों के स्थानीय चिंताओं पर हावी होने की संभावना शामिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बहस जटिल और बहुआयामी है। यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के मूल को छूती है और देश के राजनीतिक परिदृश्य के लिए दूरगामी निहितार्थ रखती है। 12 दिसंबर 24 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ करने वाले कानून को मंजूरी दे दी। यह फैसला भारत की चुनाव प्रणाली में संभावित रूप से बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 मुख्य विधेयक आने वाले हैं। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के तालमेल बिठाने के लिए भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना चाहता है। इसके अतिरिक्त एक साधारण विधेयक का उद्देश्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के चुनाव चक्र को प्रस्तावित एकीकृत कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों के पेश होने से तीव्र बहस और जांच शुरू होने की उम्मीद है। विशेष रूप से संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जो व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाने के महत्व को रेखांकित करता है। सरकार के इस कदम ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विमर्श में नई गति ला दी है। आने वाले महीने इस महत्वाकांक्षी चुनावी सुधार के भविष्य का फैसला करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को आगे बढ़ाने के पीछे मौजूदा चुनाव प्रणाली की कई कथित कमियों को दूर करने की इच्छा है। समर्थक कई संभावित लाभों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे लागत बचत और प्रशासनिक दक्षता से लेकर बेहतर शासन और मतदाता भागीदारी में वृद्धि। सबसे सम्मोहक तर्कों में से एक बार बार चुनाव कराने के वित्तीय बोझ के इर्द गिर्द घूमता है। लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव कराना एक महंगा काम है। इन चुनावों को सिंक्रनाइज करके समर्थकों का मानना है कि महत्वपूर्ण लागत बचत हासिल की जा सकती है। इसके अलावा एक साथ चुनावों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है। चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार भारत निर्वाचन आयोग को वर्तमान में बार बार चुनावों के लिए कर्मियों और संसाधनों को जुटाने के कठिन काम का सामना करना पड़ता है। एक एकीकृत चुनाव चक्र इस बोझ को कम करेगा, अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए संसाधन मुक्त करेगा। इन व्यावहारिक विचारों से परे समर्थकों का तर्क है कि एक राष्ट्र एक चुनाव शासन के लिए अधिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दे सकता है। उनका तर्क है कि बार बार चुनाव अक्सर दीर्घकालिक नीति नियोजन और कार्यान्वयन की कीमत पर अल्पकालिक राजनीतिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके विपरीत एक सिंक्रनाइज चुनाव चक्र नीति निर्माताओं को शासन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक स्थिरता और निरंतरता प्रदान करेगा। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करना कैलेंडर पर कुछ तारीखें बदलने जितना आसान नहीं है। इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी प्रक्रियाओं के एक जटिल जाल को समझना होगा। भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को नियंत्रित करते हैं, को एक साथ चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए संविधान का अनुच्छेद 83 लोकसभा के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित करता है, जो पहले भंग होने के अधीन है। इसी प्रकार अनुच्छेद 170 2 राज्य विधानसभाओं के लिए 5 साल के कार्यकाल की रूपरेखा तैयार करता है, जो पहले भंग होने के अधीन भी है। एक साथ चुनावों को सुविधाजनक बनाने के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के एक साथ विघटन की अनुमति देने के लिए इन अनुच्छेदों को अन्य के साथ संशोधित करने की आवश्यकता होगी। संविधान में संशोधन करना एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।
जिसके बाद कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि देश के मूल दस्तावेज में किसी भी बदलाव को व्यापक आधार पर समर्थन प्राप्त हो। संविधान में संशोधन के अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो भारत में चुनावों को नियंत्रित करता है, में भी बदलाव आवश्यक होंगे। कानूनी और संवैधानिक बाधाएं एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की जटिलता को रेखांकित करती हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए सावधानीपूर्वक विचार, सावधानीपूर्वक योजना और सबसे बढ़कर एक व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होती है। आइए एक साथ चुनावों के ऐतिहासिक संदर्भ पर ध्यान दें। यह अवधारणा पूरी तरह से नई नहीं है। वास्तव में इसकी जड़ें कई दशकों पीछे जाती हैं। शुरुआत में भारत में अपनी आजादी के बाद एक साथ चुनाव कराना आम बात थी। हालांकि समय के साथ विभिन्न राजनीतिक और व्यवस्थागत चुनौतियों के कारण यह प्रथा बदल गई। एक साथ चुनावों को फिर से शुरू करने की व्यवहार्यता और लाभों के बारे में मौजूदा बहस को समझने के लिए इस बदलाव को समझना महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ कैसे पहुंचे और इतिहास हमें ऐसी प्रणाली के संभावित प्रभाव के बारे में क्या सिखाता है, आइए जानें। इस मुद्दे से जुड़ा राजनीतिक परिदृश्य, कह लीजिए, काफी जटिल है। विभिन्न हितधारकों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो बहस को आकार देते हैं। एक तरफ कुछ लोग स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए तत्काल कार्रवाई की दलील देते हैं। इस बीच अन्य लोग संभावित अनपेक्षित परिणामों के बारे में चिंतित होकर अधिक सतर्क दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। यह एक गतिशील और अक्सर विवादास्पद चर्चा है जो इसमें शामिल लोगों की विविध प्राथमिकताओं और मूल्यों को दर्शाती है। अब चुनौतियों और व्यवस्थागत जटिलताओं के बारे में बात करते हैं। इतनी बड़ी पहल को लागू करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। विचार करने के लिए कई बाधाएं हैं। धन और संसाधन आवंटन से लेकर कई एजेंसियों के बीच समन्वय तक। इसके अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं के लिए सफलता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता होती है। ये चुनौतियां विभिन्न क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक तैयारी और सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। आगे बढ़ते हुए अगले कदम और संभावित निहितार्थ क्या है? सबसे पहले प्रमुख मील के पत्थर और उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए एक स्पष्ट रोडमैप स्थापित करना महत्वपूर्ण है। उभरते मुद्दों का समाधान करने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए हितधारकों को निरंतर बातचीत में शामिल होना चाहिए। इस पहल के निहितार्थ दूरगामी हो सकते हैं, जो नीति, अर्थव्यवस्था और समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकते हैं। यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। अंत में हम एक परिवर्तनकारी विचार की अवधारणा पर पहुंचते हैं। इस पहल में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हुए परिदृश्य को नया रूप देने की क्षमता है। यह यथास्थिति को चुनौती देते हुए नवाचार और आगे की सोच का प्रतीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस विचार का असली प्रभाव सामने आएगा, जो इसमें शामिल सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों से प्रेरित होगा। यह एक रोमांचक यात्रा है जो विकास और प्रगति की संभावनाओं और अवसरों से भरी है।